ऐसा नहीं चलेगा माननीय सदस्य, मैंने सबको मौका दिया, प्लीज बैठिए आप। नो, बैठिए। माननीय गृह मंत्री जी बोलेंगे। मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया है, मैं इसके हार्द को सदन के सामने रखना चाहता हूं। भारत सरकार की कैबिनेट ने इस बारे में एक बिल अप्रूव कर सदन के सामने रखा। आपके द्वारा ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया, जिसका विपक्ष का भी बड़ा आग्रह था। कमेटी ने इस पर सुविचारित रूप से अपना मत प्रकट किया। वो जो मत प्रकट हुआ, वो मत फिर से कैबिनेट के सामने गया। कमेटी के जो सुझाव थे, ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरण रिजिजू जी लेकर आए। ये तभी होता है जब ये ऑफिशियल अमेंडमेंट कैबिनेट की अनुमोदन के बगैर आता है। मान्यवर, मैं नहीं मानता इसमें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, और आपका ही आग्रह था कि कमेटी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। अगर कमेटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमेटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। हमारी कमेटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमेटी काहे को लिए है भाई? श्री किरण रिजिजू जी। Honorable Speaker, sir, I rise to move the motion for consideration of the Waqf Amendment Bill 2025 and Mussalman Waqf Repeal Bill 2024. अध्यक्ष महोदय जी, आपने जो रूलिंग दिया है, जेपीसी के बारे में जिक्र किया है, उसी के साथ साथ जुड़ते हुए एक मिनट किरण जी, एक मिनट। श्री सौगत राय जी, संशोधन संख्या 108 को प्रस्तुत करें। आप बोल रहे थे ना? हाँ। Under Rule 77(2) of the Rules of Procedure, I propose that the Waqf Amendment Bill 2025 be recommitted for the purpose of eliciting further opinion thereon. ओके, माननीय मंत्री जी अब 12 और 16 पर अपना वक्तव्य दें। आपका जो जब मैं ओपनिंग करूंगा उसका भी जवाब आएगा, और बाकी अमेंडमेंट तो आखिरी में आता ही है। चलिए माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सबको बहुत डिटेल में जाने का भी आवश्यकता नहीं है। कमेटी के बारे में उसका जिक्र काफी हो चुके हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो कमेटी इस बार दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा मिला करके ज्वाइंट कमेटी में वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जो चर्चा हुई है, आज तक भारत के संसदीय इतिहास में इतना व्यापक रूप से चर्चा, कंसल्टेशन और समय कभी नहीं दिया है। इसलिए मैं जो ज्वाइंट कमेटी में जितने मेंबर्स दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा में जो सदस्य उस कमेटी में थे, मेरे तरफ से सरकार की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, कुल मिलाकर के 97,27,772 याचिकाएं ऑनलाइन, फिजिकल, मेमोरेंडम के रूप में, रिक्वेस्ट के रूप में और सुझाव के रूप में पूरे तरह से सरकार ने देखा है। वो जेपीसी के माध्यम से हो या डायरेक्ट दिया हो, हमने सब उसको देखा है। इससे बड़ा कभी भी, इससे ज्यादा संख्या में किसी भी बिल के ऊपर में लोगों का
याचिकाएं नहीं आया आज तक। कुल मिलाकर के 284 डेलीगेशन ने अलग अलग समुदाय के जो स्टेक होल्डर्स है उन्होंने कमेटी के सामने में अपने बात को रखा है, सुझाव भी दिया है। 25 स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज का वक्फ बोर्ड्स ने अपना सबमिशन भी पेश किया गया है। इसके अतिरिक्त कई लीगल लुमिनरीज, विद्वान लोग हैं हमारे समाज में, कम्युनिटी लीडर्स हैं, अलग अलग धार्मिक संस्थाओं का प्रतिनिधि, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स, सब ने इस कमेटी के सामने में पेशकश किया है। उसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं सर, आज जब मैं जो बात रखूंगा आपके सामने में, पिछली बार जब हमने ये प्रस्तुत किए थे बिल को इस सदन में, तब भी मैंने कई बातें बताई थी। आज मैं उसको नहीं दोहराते हुए कुछ बातें मैं जोड़ूंगा और मुझे अपना बात रखने के बाद सिर्फ उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि जो जो लोग इस बिल को विरोध कर रहे थे वो हृदय में भी बदलाव होगा, पॉजिटिव सोच के साथ इस बिल में सब समर्थन करेंगे। ये मैं विश्वास के साथ आगे अपना बात रखना चाहता हूं। क्योंकि मैं पॉजिटिव नोट से बात रखना चाहता हूं, तो इसलिए एक मेरे जो मन की बात है मैं कहना चाहता हूं, तो इससे अच्छा संदेश जाए। किसी के बात कोई, अध्यक्ष महोदय, किसी की बात कोई बदगुमान ना समझे, इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। ये मैं दिल से कह रहा हूं, क्योंकि अच्छा सोच के साथ, बड़ा दिल के साथ, खुले मन से मैं ये प्रस्ताव आपके सामने में पेश कर रहा हूं। सर, कई लोगों ने अपने अपने तरीके से बातें रखी हैं। किसी ने कहा ये प्रावधान अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है। किसी ने कहा ये इलीगल है, अनलॉफुल है। सर, ये बिल जो हम लोग जिक्र कर रहे हैं कोई नया विषय नहीं है। आजादी से पहले ये बिल, जब पहली बार मुसलमान वक्फ वैलिडेशन एक्ट पास किया गया था 1913 में, तब से इसका इतिहास शुरू होता है। उससे पहले प्रिवी काउंसिल ने 1894 में इनवैलिडेट किया था वक्फ अल औलाद को। बाद में उसका प्रॉपर लीगल फॉर्म में 1913 के बाद फिर 1923 में द मुसलमान वक्फ एक्ट लाया गया था, जिसमें अकाउंटिंग और ट्रांसपेरेंसी के बारे में ये जोर उसको देते हुए ये एक्ट पास किया गया था। उसके बाद 1930 में द मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट लाया गया है, जो रीइंफोर्स करता है लीगल वैलिडिटी ऑफ द फैमिली वक्फ। परिवार में जो वक्फ होता है उसको जोड़ देते हुए ये बिल लाया गया है। उसके बाद आजादी के बाद 1954 में 1954 में वक्फ एक्ट पहली बार आजाद भारत का एक्ट बनी, और उस समय स्टेट वक्फ बोर्ड का भी प्रावधान उसी 1954 एक्ट में प्रावधान किया गया था। उस समय से लेकर के कई संशोधन के साथ में 1995 में व्यापक रूप से यह वक्फ एक्ट बनी है। तो उस समय किसी ने नहीं कहा कि यह एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, किसी ने नहीं कहा उस समय यह अनलॉफुल है। आज जब हम उसी बिल को सुधार के ला रहे हैं, तब आपको यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल का यह शब्द इस्तेमाल करने का आपको यह नौबत कैसे आया? यह सोच क्यों आया? अगर आप सच्चे दिल से सोचते और मन साफ होते तो आप तर्क पे जाते। इस संशोधन बिल में जो जो तर्क है आप उसमें बात कीजिए। आप उसको छोड़ के जो कोई लेना देना नहीं है बिल में, उसका बात आप लेकर के लोगों को गुमराह करने का, बरगलाने का काम जो किया है, उसको मैं शुरू में साफ करना चाहता हूं।